नेक्स्ट टॉपिक है अपना बीज, बीज भाग और बीज भागा अवयव दुष्टि। तो ये टॉपिक पढ़ने के लिए पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि बीज क्या होता है, बीज भाग क्या होता है और बीज भाग अवयव क्या होता है। हमें इनकी टर्म मालूम होना चाहिए कि बीज किसको कहते हैं, बीज भाग किसको कहते हैं और बीज भाग अवयव क्या है। तो आपको एक एक शब्द याद रखना है। बीज किसको बोलते हैं? स्पर्म और ओवम को। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, उसको क्या बोल रहे हैं हम? बीज। ये जो चैप्टर है ये आपके चरक शारीर के अंदर भी आएगा, तो ये भी ध्यान से पढ़िएगा। आपके कई सारे टॉपिक हैं जो चरक के साथ साथ कवर होंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसे भी। तो बीज हमने किसको बोला? मेल गैमीट को और फीमेल गैमीट को। बीज भाग किसको बोला? एक एक शब्द का डिफरेंस है बस। बीज भाग किसको बोलेंगे हम? क्रोमोजोम को, ठीक है। और बीज भाग अवयव किसको बोलेंगे? जीन को। तो आज के बाद आपको क्लियर होना चाहिए बीज क्या है, स्पर्म और ओवम या मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, और बीज भाग क्या है, क्रोमोजोम, और बीज भाग अवयव क्या है, जीन। अब ऐसी से आपको समझना है, क्योंकि ये जो अपनी जो हिंदी में लिखा हुआ है बीज भाग अवयव, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, हमारा थोड़ा भूल जाते हैं कि किसको क्या बोला गया है। तो आप इन वाले नाम से याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझ आ गया है कि बीज क्या है, बीज भाग क्या है, बीज भाग अवयव क्या है। तो मनुष्य का जो बीज यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट विविध अंगों के बीज भागों का समुदाय स्वरूप होता है। अब ये लाइन हमें कैसे क्लियर होती है कि जब भी हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन किसका हो रहा है? स्पर्म और ओवम का। उस स्पर्म और ओवम के अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक पूरी कंप्लीट बॉडी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो आपको समझ होना चाहिए कि उस स्पर्म के अंदर ही या उस ओवम के अंदर क्या है? क्रोमोजोम है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम को हमने क्या बोल दिया? गैमीट बोल दिया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बीज किससे मिलके बना हुआ है? बीज भाग से। तो बीज कई सारे बीज भाग मिलकर, कई सारे क्रोमोजोम मिलके क्या बनाएंगे? गैमीट बनाएंगे। तो मनुष्य का बीज मेल गैमीट और फीमेल गैमीट विविध अंगों के बीज भागों का समुदाय स्वरूप होता है। यह बीज अपने माता पिता, अब जैसे कि हर हर कोई अपने पेरेंट जैसा ही दिखने में होता है, तो यह बीज अपने माता पिता के समान आकृति प्रकृति वाले होते हैं। क्योंकि जब हम प्रकृति, आप लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ी होगी, शुक्र शोणित संयोगे, उस टाइम पर ही क्या होता है? प्रकृति डिसाइड हो जाती है कि जो व्यक्ति है, जो पुरुष है या जो स्त्री है, वो वातज होगी, पित्तज होगी, कफज होगी, द्वंद्वज प्रकृति की होगी या सन्निपातक प्रकृति की होगी। तो वो प्रकृति उस टाइम ही डिसाइड हो जाती है जब क्या? शुक्र और शोणित का क्या होता है? संयोग होता है। तो यह बीज, अब बीज यानी कि शुक्र और शोणित अपने माता पिता के समान आकृति प्रकृति वाले हों तथा विविध अंगों के समुदाय रूप पुरुष को उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि गैमीट पूरी एक ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। वो जो गैमीट है उसके अंदर क्रोमोजोम और क्रोमोजोम के अंदर जीन है जो कि एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं या करते हैं। तो वो कैसा होता है? वो जिसका गैमीट है उसी के जैसे, जिसका गैमीट है फर्टिलाइजेशन के बाद उसी के जैसी संतान या उसी के जैसी जो आगे संतति बनती है वो उसी के जैसी बनती है। तो पुरुष बीज को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ या फिर मेल गैमीट। और स्त्री बीज को हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा ही कि पुरुष बीज क्या है, स्त्री बीज क्या है। अब स्पर्मेटोजोआ, अब ये यहाँ से अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो यहाँ ये कंप्लीट करने के लिए कि थोड़ा भाई हम मॉडर्न का भी लिख के आ सकें, इसलिए बहुत कम कम लिखा हुआ है। बाकी ये टॉपिक आयुर्वेद का ही है तो डिटेल में आयुर्वेद में ही पढ़ना है। तो स्पर्मेटोजोआ क्या है? स्पर्मेटोजोआ है द मैच्योर मेल जर्म सेल फॉर्म्ड विद इन, कहाँ बनती है मेल जर्म सेल? टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो उसको क्या बोल दिया? स्पर्मेटोजोआ। अब एक स्पर्मेटोजोआ में क्रोमोजोम या फिर उसके जो ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम का पैटर्न क्या होगा? तो उसके अंदर 22 तो क्या होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं। और सेक्स क्रोमोजोम कितने होते हैं? 2।
कौन कौन से, एक्स और वाई। तो ये तो सबको पता होता है, सभी ने पढ़ा हुआ होता है। स्पर्मेटोजोआ में पैटर्न क्या रहता है, 22 प्लस एक्स वाई, और फीमेल के अंदर 22 प्लस एक्स एक्स, उसको क्या बोल दिया, फीमेल गैमीट। तो ओवम किसको बोल रहे हैं, द मैच्योर फीमेल जर्म सेल फॉर्म्ड इन मेड्यूला ऑफ ओवरी, जिसका फॉर्मेशन ओवरी की मेड्यूला में होता है, उसको क्या बोल दिया हमने, फीमेल जर्म सेल या फिर ओवम। दिस सेल हैव कैपेबिलिटी टू डेवलप अ न्यू ऑर्गेनिज्म बट द फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्मेटोजोआ इज नेसेसरी। ओवम हर मंथ प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो दूसरा ऑर्गेनिज्म तभी प्रोड्यूस कर सकता है जब स्पर्मेटोजोआ से या स्पर्म से उसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे यही है जो कि बहुत कॉमन बातें हैं, पता होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बीज भाग की। बीज भाग का क्या बोला था अभी मैंने, याद रखना है आपको, बीज भाग क्या है, क्रोमोजोम। ठीक है, तो बीज भाग का अर्थ है बीज में स्थित भाग, बीज में स्थित, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, ओके, अगर अभी नहीं आए तो बता देना मेरे को। ओके, तो बीज भाग क्या है, बीज भाग है, बीज भाग का अर्थ है बीज में स्थित भाग, बीज यानी कि किसमें, स्पर्म या ओवम में स्थित भाग, जिसमें नवीन संतति में किसी अंग विशेष की रचना होती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हेरेडिटिकल डिसऑर्डर हुए, यानी कि स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ लेकिन कोई क्रोमोसोम एब्सेंट हुआ, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या है, बीज भाग, क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है, कौन सा, एक्स, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है। तो वो दुष्टि, अगर हम आयुर्वेदा को टर्नर सिंड्रोम से कोरिलेट करें तो वो क्या है, बीज भाग की दुष्टि के कारण टर्नर सिंड्रोम होता है। या फिर अभी वो बीज भाग अवयव मैं बताती हूँ नेक्स्ट बात। अभी आप यहाँ याद रखिए कि अगर मिसिंग हुआ एक क्रोमोसोम तो क्या होगा, कुछ न कुछ डिफेक्ट होगा, किसके अंदर, जो संतति उत्पन्न हो रही है उसके अंदर। तो बीज भाग का अर्थ क्या है, बीज में स्थित भाग जिसमें नवीन संतति में किसी अंग विशेष की रचना होती है, यानी कि क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है ऑर्गन बनाने के लिए नवीन संतति में। तो अनेक बीज भागों के मिलने से संपूर्ण बीज बना होता है। अब आपको जैसे यहाँ पहले ही बोल दिया कि बीज भाग किससे मिलके बना हुआ है, कई सारे क्रोमोसोम मिलके क्या बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं। या फिर हम ये बोलें आयुर्वेद में कि कई सारे बीज भाग मिलके एक बीज बनाते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बीज क्या है और बीज भाग क्या है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओवम और स्पर्म के क्रोमोसोम को क्या बोला है, बीज भाग बोला है। तो बीज भाग को किससे डायरेक्ट कोरिलेट कर दिया आयुर्वेद और मॉडर्न ने, क्रोमोसोम से। फिर उसके बाद क्रोमोसोम क्या है, अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम होता है जिसके अंदर कई सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जीन, अगर हम जीन की बात करते हैं तो जीन बेसिकली प्रेजेंट किस पे है, डीएनए पर। तो क्रोमोसोम क्या है, अ सिंगुलर पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होगा, जीन होंगे और रेगुलेटरी एलिमेंट्स, और क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उनको क्या बोल दिया, क्रोमोसोम बोल दिया। ठीक है, और क्या होगा, बाइंडिंग प्रोटीन। तो एक क्रोमोसोम के अंदर इतनी सारी चीजें होंगी। या फिर हम सिंपल सी छोटी सी लाइन में क्रोमोसोम को बोलें तो क्या है, अ सिंगुलर पीस ऑफ डीएनए, जिसको क्या बोल दिया, क्रोमोसोम। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि बीज भाग क्या है, क्रोमोसोम, जिससे आपको ये चैप्टर थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बीज भाग अवयव। अब बीज भाग अवयव को क्या याद रखना है आपको, ये क्या है, जीन। ठीक है, तो अब जीन से इसे समझते हैं कि बीज के विभिन्न भागों में से प्रत्येक भाग में, भाग मतलब बीज भाग, ठीक है, सुनना ध्यान से, बीज के विभिन्न भाग यानी कि एक बीज कई सारे बीज भाग से मिलकर बना हुआ है, और एक बीज भाग में कई सारे बीज भाग अवयव होंगे। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, एक स्पर्म या ओवम है
जो कई सारे क्रोमोजोम से मिलके बना हुआ है, और एक क्रोमोजोम कई सारे जीन से मिलके बना हुआ है। अब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि बीज है वो कई सारे बीज भाग से मिलके बना हुआ है, और एक बीज भाग कई सारे बीज भाग अवयव से मिलके बना हुआ है। अब आप एक बार वापस से पढ़िए, आपको अच्छे से समझ आएगा कि बीज के विभिन्न भागों में से प्रत्येक भाग में अनेक अवयव निहित होते हैं, यानी कि जीन होंगे कई सारे हर क्रोमोजोम में। बीज भाग में किसी एक अवयव को, यानी कि जो क्रोमोजोम है उसका कोई एक अवयव को क्या बोलेंगे हम? बीज भाग अवयव, मतलब जीन। तो क्रोमोजोम के विशेष अंश को क्या बोल दिया? जीन बोल दिया, क्योंकि जीन किस पर प्रेजेंट है? क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है। तो जीन क्या है? जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी मेड ऑफ डीएनए। डीएनए पर प्रेजेंट होता है जीन। इट इज अ कोड ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। कई सारे प्रोटीन जो आपने पढ़े होंगे वो क्या है, उनको ही क्या बोलते हैं हम? जीन बोलते हैं। ठीक है, तो ईच जीन ऑक्यूपाई अ सर्टेन लोकेशन। हर किसी की लोकेशन फिक्स होती है। अगर जीन का डिसलोकेशन हो जाता है तो भी क्या होते हैं? हेरिडिटिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो हर किसी की एक स्पेसिफिक लोकेशन है। अगर लोकेशन भी चेंज हुई तो भी डिजीज होगी, या फिर डिसऑर्डर होगा, या फिर जीन ही एब्सेंट हुआ, जैसे कि बोले बीज भाग अवयव एब्सेंट हुआ, तो भी क्या होगा? डिसऑर्डर होगा। तो ये तो केवल आपको टर्म क्लियर करने के लिए कि बीज क्या है, बीज भाग क्या है, और बीज भाग अवयव क्या है। अब इतना सारा कुछ पढ़ा, वो क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें ये पढ़ना है, बीज भाग अवयव दुष्टि। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, बीज भाग अवयव दुष्टि। अगर किसी में भी कोई ना कोई दुष्टि हुई तो कैसी संतान उत्पन्न होगी, इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा है कि गर्भ की वृद्धि के लिए 6 भाव होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? गर्भ वृद्धि कर भाव। अगर ये भाव सही है, यानी कि एकदम इनमें कोई भी दुष्टि नहीं है, तो जो भी संतति बनेगी या जो भी फीटस बनेगा वो कैसा होगा? स्वस्थ होगा। अगर एक भी भाव में विकृति हुई तो या तो फीटस बनेगा ही नहीं, या फिर बनेगा तो कैसा होगा? विकृत बनेगा, उसमें डिसऑर्डर हो सकता है, हेरिडिटिकल और कॉन्जेनाइटल किसी भी प्रकार का। तो ये जो 6 भाव हैं इनका सही रहना बहुत आवश्यक है एक स्वस्थ संतति निर्माण के लिए। तो 6 गर्भ वृद्धिकर भाव हैं, कौन कौन से? माता पिता, आत्मा, सत्व और रस और सात्म्य। ये अगर 6 सही हैं, पूरे जो 9 मंथ का पीरियड है उसके अंदर अगर ये सही रहते हैं, तो जो बेबी की बर्थ होती है वो एकदम हेल्दी होता है। तो जन्म लेने वाले बालक में यदि यह 6 भाव पूर्ण हैं तो वो बालक कैसा होगा? संपूर्ण इंद्रियों से युक्त, उसकी सभी इंद्रियां पूर्ण होंगी, उसकी पूरी बॉडी यानी कि सारे अंग सारे ऑर्गन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो खंज है या पंगु है, या तो उसके हाथ नहीं आया, पैर नहीं आया, क्लेफ्ट लिप हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर ये 6 भाव एकदम ठीक हैं तो। बल, वर्ण, मन व शरीर संगठन से उचित रूप से युक्त उत्पन्न होता है। यानी कि अगर ये सारी चीज हैं तो हम क्या बोलते हैं कि बेबी हेल्दी है। अगर ये तीनों चीज उपस्थित हैं तो ये हो सकता है वो कान से उसको सुनाई ना देता हो, आंखों से दिखाई ना देता हो, वो कब होगा? जब इनमें विकृति होगी तो। लेकिन अगर ये सही है तो बालक कैसा होगा? सभी इंद्रियां होंगी उसमें, उसका शरीर पूरा परिपूर्ण होगा, यानी कि सभी हाथ पैर एकदम जहाँ जो उपस्थित होना चाहिए सभी ऑर्गन वहीं अपने जगह पर उपस्थित होंगे, और उसका बल, वर्ण, मन, शरीर का संगठन ये सभी क्या होगा? उचित रूप से इनका निर्माण होगा। अब बात आती है यहाँ से पैथोलॉजी की, कि यदि 6 भावों में दुष्टि हुई तो क्या होगा? जैसे बोला, या तो बेबी की बर्थ होगी ही नहीं, या तो बेबी गर्भ में ही मर जाएगा, या फिर गर्भ उत्पन्न ही नहीं होगा, या फिर क्या होगा? होगा तो कैसा होगा? विकृत होगा। जैसे कि यदि 6 भावों में दुष्टि हो तो गर्भ जन्म ही नहीं लेगा, या परंतु कभी कभी पूर्ण रूप से नष्ट न होकर विकृत हो जाएगा, या तो उसमें कोई ना कोई बर्थ के बाद कई लोगों में डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, या तो उसमें विकृति होगी, या तो उसमें को डिजीज हो जाएगी, या फिर वो मर ही जाएगा। उसकी
यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाएगी। तो जब वातादि दोष प्रकोपित आहार विहार का सेवन स्त्री और पुरुष, कौन, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो जो उस बेबी के पेरेंट्स हैं, अगर वो वातादि दोष, जो भी दोषों को प्रकोपित करने वाले आहार विहार का सेवन करते हैं, तो क्या होता है, दोष कुपित होकर माता में तो आर्तव को, ठीक है, ओवम को, या फिर उसके यूटरस को, क्योंकि बेबी को 9 मंथ तक कहाँ रहना है, इनसाइड द यूटेरस, तथा पुरुष में किसको, शुक्र धरा कला को, क्योंकि शुक्र धरा कला ही सप्तमी कला होती है जो कि शुक्र का निर्माण करती है, सीमेन को बनाती है, उनकी दुष्टि कर देंगे, कौन, दोष। और दोष कुपित कैसे हुए, अगर उन्होंने मिथ्या आहार विहार किया या निदानों का सेवन किया, किसने, स्त्री और पुरुष ने, तो या तो आर्तव की दुष्टि होगी या यूट्रस की दुष्टि होगी फीमेल में, और मेल में शुक्रधरा कला की दुष्टि होगी। तो तब स्त्री के गर्भ धारण करने पर जो फीमेल है, अगर उनके ये दूषित हो रखे हैं, क्या क्या, यूट्रस, ओवरी, अगर ये दूषित है, ओवम उसका अगर दूषित है, मान लो, फिर भी वो क्या होगा, वो प्रेग्नेंट हुई, स्त्री ने गर्भ धारण किया, तो उस गर्भ के मात्रज व पित्रज अवयव में, क्योंकि जब आयुर्वेद ने क्या बोला है कि कुछ जो भी बेबी बनता है उसमें कुछ भाव तो माता से आते हैं, कुछ भाव पिता से आते हैं, जैसे जो सौम्य स्वभाव के होते हैं सभी भाव वो माता से आते हैं, और जो दृढ़ स्वभाव के होते हैं, जैसे कि अस्थि का निर्माण है, स्नायु का निर्माण है, वो पित्रज अवयवों से होता है। तो इन अवयवों में क्या होगी, विकृति होगी। तो जो भी गर्भ है स्त्री के अंदर, उस स्त्री के गर्भ धारण करने पर उस गर्भ के अंदर क्या होगा, मात्रज या पित्रज अवयवों में से या किसी एक या अधिक अवयवों में से, हो सकता है माता और पिता के अगर शुक्र और आर्तव दोनों दूषित हैं तो उनसे बनने वाले जो भी अवयव हैं उनमें विकृति हो, या हो सकता है केवल माता के ही अवयव, माता का ही आर्तव दूषित था तो माता के ही अवयवों में जो मात्रज अवयव हैं उनमें ही दुष्टि होगी। ये सभी आप एनाटॉमी में पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो उनमें विकृतियां उत्पन्न होती हैं अगर इनका शुक्र और आर्तव की दुष्टि है तो। फिर उसके बाद ये तो बता दिया कि अगर बीज दुष्ट हुआ तो ये होगा। अब बीज की दुष्टि, जो बीज की दुष्टि है वो कैसे कैसे हो सकती है, कि जैसे हमने ये 5 चीजें होती हैं जिम्मेदार गर्भ के बनने के लिए, बीज, आत्मा, आशय, यानी कि अगर ये 5 चीज उपस्थित हैं सही सलामत तो एक गर्भ बनेगा, तो संतति बनेगी। अगर किन्हीं एक में विकृति हुई तो संतति बनेगी नहीं या फिर विकृत बनेगी। यानी कि बीज दुष्टि का स्वरूप क्या होगा, तो गर्भ की आकृति, वर्ण, इंद्रियों को विकृत करने के लिए निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो भी बेबी बन रहा है अगर उसकी आकृति में डिफॉर्मेशन है, वर्ण में या फिर उसकी इंद्रियों में कोई विकृति उत्पन्न हुई है तो वो किस वजह से हुई है, या तो बीज में कुछ प्रॉब्लम होगी, या आयुर्वेद आत्मा को मानता है उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, या आशय यानी कि यूट्रस में, काल में, यानी कि जो जेस्टेशनल पीरियड जो 9 मंथ का बताया गया है उसमें कोई डिफॉर्मिटी, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, या फिर जो फीमेल जैसा आहार विहार करती है उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो क्या होगा, विकृति उत्पन्न होगी। तो बीज की बात करते हैं कि अगर माता और पिता के बीज में विकृति होगी तो गर्भ में भी क्या हो सकती है, विकृति हो सकती है। ये तो 100% होगा ही होगा। अगर स्पर्म और ओवम में विकृति है या आर्तव और शुक्र में विकृति है तो गर्भ में 100% विकृति उत्पन्न होगी। हो सकता है एक बार को इनमें विकृति होने पर भी गर्भ में विकृति ना हो, लेकिन अगर इसमें विकृति है तो गर्भ में विकृति जरूर होगी। फिर बात करते हैं आत्मा। अब आत्मा को आयुर्वेद ही मानता है और आयुर्वेद ये भी मानता है कि पूर्व जन्म कृत कर्म का परिणाम इस जन्म में भुगतना पड़ता है। ये आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कुष्ठ में पढ़ते हैं, कुष्ठ का एक निदान होता है पूर्व जन्मकृत कर्म, पहले जन्म में जो भी अशुभ कर्म किए गए हैं उसके आधार पर भी क्या है, इस जन्म में आपको विकृति या रोग का सामना करना पड़ सकता है, दुख का सामना करना पड़ सकता है। तो आत्मा पूर्व देह द्वारा किए गए पहले जो
अब आत्मा तो क्या है, जब भी शरीर पंचत्व में मिलता है, जब भी किसी की मृत्यु होती है, तो जो भी उसके पंच महाभूत है वो तो पंचत्व में मिल जाते हैं और आत्मा निकल जाती है। तो आत्मा निकल के क्या करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आप लोगों ने सभी ने पदार्थ विज्ञान अच्छे से पढ़ रखी होगी। तो पूर्व देह द्वारा अगर जिस व्यक्ति के शरीर में से वो आत्मा निकल के आई है, या फिर जिस व्यक्ति में वो आत्मा प्रवेश कर रही है, उस व्यक्ति ने अगर पूर्व जन्म में अशुभ कर्म किए हैं तो विकृति उत्पन्न होगी होगी। जैसे कि आपको ये याद रखना है, पीजी एंट्रेंस में पूछा जाता है कि ट्विंस बेबी स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते हैं। ट्विंस बेबी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आत्मदोष से उत्पन्न होते हैं। जो भी गर्भ है उसके अंदर, या फिर जो माता पिता हैं उनके अंदर आत्मदोष विकृति है, तो उसको ट्विंस बेबी होते हैं। अब वो क्यों, उसका हम यूँ समझ सकते हैं कि जब भी ट्विंस बेबी, बहुत ही रेयर आपने सुना होगा कि ट्विंस बेबी हुए हैं और दोनों ही हेल्दी हैं। 99% ये होता है कि एक बेबी हेल्दी और एक बेबी हमेशा बीमार, या एक की डेथ हो जाती है। तो इसलिए आत्मदोष, इसलिए दोष माना है शायद आयुर्वेद ने, ठीक है। और इसका एकदम ढंग से कुछ इन्होंने डिटेल में बताया भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं आशय। आशय यानी कि गर्भाशय। गर्भाशय के अंदर ही तो 9 मंथ तक गर्भ रहेगा। तो अगर यूट्रस में ही विकृति हुई, यूट्रस की मसल्स अच्छी नहीं है, इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो गई, तो गर्भ में भी क्या होगी, विकृति होगी। काल की विकृति, काल यानी कि जेस्टेशनल पीरियड, या फिर जिस टाइम पर फर्टिलाइजेशन हुआ उस वो काल भी विकृत था। जैसे कि बोला गया है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि युग्म दिनों में स्त्री होती है, युग्म दिनों में पुरुष होता है, अयुग्म दिनों में स्त्री होती है। तो अगर उस काल में, जैसे जो काल बताए गए हैं, पूर्णमासी के दिन में तो नहीं करना चाहिए, जो भी काल है, अगर उन काल में विकृति है या ऋतुकाल विकृत है, या फिर गर्भधारण काल, जो 9 मंथ का जेस्टेशनल पीरियड जो बताया गया है, उसमें विकृति हुई तो भी क्या होगा, गर्भ के अंदर विकृति हो सकती है। जैसे कि जेस्टेशनल पीरियड है, 4th या 5th मंथ है, माँ कहीं से गिर गई, तो क्या हो सकता है, विकृति हो गई। जेस्टेशनल, उसमें किसी की गलती नहीं थी, ना आत्मा की गलती थी, ना बीज की गलती थी, न यूट्रस की, ना माता के आहार विहार की। वो चल रही थी, गिर पड़ी, चोट लगी, फीटस खत्म। तो क्या हुआ, वो कहाँ, किसकी विकृति है, काल की विकृति है, वो जेस्टेशनल पीरियड की विकृति है। मातृ आहार विहार, जो भी आहार विहार माता करती है, जैसे कि बोला गया है गर्भिणी को कैसा खाना खाना चाहिए, मृदु भोजन करना चाहिए, लघु भोजन करना चाहिए, उसको उष्ण तीक्ष्ण मदिरापान इन सब का मना किया गया है। लेकिन अगर भी ये सब, अगर उष्ण तीक्ष्ण मदिरापान इन सब का सेवन अगर वो स्त्री करती है, तो क्या होगा, उसकी संतान में विकृति होती है। जैसे कि बोला गया है अधिक मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर मांस का सेवन किया तो संतान कैसी होती है, मूक बहरी होती है। और अगर मदिरा का सेवन किया तो संतान कैसी होती है, तृष्णा रोग से पीड़ित होती है। ये भी आपके शारीर स्थान में डिटेल में आएंगी ये चीज़ें, कि अगर माँ ऐसा आहार विहार का सेवन करती है तो उसकी संतान में किस प्रकार की विकृति हो सकती है। तो वहाँ पे डिटेल में बताए गए हैं कि माता को किस प्रकार का आहार करना चाहिए, किस प्रकार का नहीं करना चाहिए। फिर कुल मिला के, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था कि अगर बीज दुष्ट है तो गर्भ में दुष्टि होगी ही होगी। तो वही बात लिखी है कि गर्भ विकृति में प्रधान कारण क्या है, बीज की दुष्टि है। अगर बीज दुष्टि है तो गर्भ दुष्टि होगी ही होगी। ये चैप्टर बड़ा है अपना, आज नहीं हो पाएगा, कल हम इसको कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। वो शायद आपको